आप सभी का आज के इस अति महत्वपूर्ण सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन अति महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस सेशन के द्वारा हम एक ऐसे बेस को डेवलप करने जा रहे हैं जहां से हम ऑप्शन सिलेक्शन की एक बेहतरीन स्किल को मजबूती प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से हमारी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऑप्शनों को अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कुछ बेहतरीन स्किल के बल पे बिना ऑप्शन को सॉल्व किए ही, बिना प्रश्न को सॉल्व किए ही सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मैथमेटिक्स का दृष्टिकोण है, वो हमारे पास होना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज एकदम बेसिक से हम शुरुआत करने वाले हैं, जहां से हम ये समझ पाएंगे कि किस तरह से मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हमें देखने की ज़रूरत होती है और क्या कुछ नीड होती है, और तब हमारी जो स्किल है ऑप्शन सिलेक्शन की, वो बेहतरीन ऊंचाइयों पे उसको हम पहुंचा सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रश्न, जिन प्रश्नों का हम सामना करते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से कर पाएं। तो आज का ये जो महत्वपूर्ण सेशन है, मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन से पूरे अंत तक जुड़े रहें। इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे हम शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं, अगर इसका फर्स्ट एपिसोड आपने अटेंड किया है तो आपको पता है कि ये जो सीरीज़ है, इसमें हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को लेंगे जहां से सवाल बनते हैं, और जिन सवालों का सामना हम अपने परीक्षा हॉल में करते हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन कॉन्सेप्ट पे आधारित जो सवाल बनते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उनका कठिनाई लेवल क्या होता है। इसी के तहत आज शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस सेशन की। अब चूँकि इस सेशन में शुरुआत या यह सेशन अंक गणित पे आधारित है, तो हमें क्यों नहीं अंक से ही इस सीरीज का शुभारंभ करें और एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अंक गणित की इस सेशन को अंक से प्रारंभ करते हैं और देखते हैं धीरे धीरे अपने स्किल को हम किस तरह से इम्प्रूव करने में सक्षम हो पाएंगे। अब यदि हम अंक की बात करें तो ये अंक क्या है? सवाल ये है कि हम किस तरह के अंकों की बात करेंगे। अंक तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हम उन अंकों की बात करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या कौन से ऐसे अंक हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे जिन अंकों का हम सिलेक्शन करने वाले हैं, उनका संबंध है हमारी दार्शनिक संख्या प्रणाली से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दार्शनिक संख्या प्रणाली क्या है? तो
तो संख्याओं को रिप्रेजेंट करने की एक व्यवस्था है, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने की एक व्यवस्था है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी बहुत सारी प्रणालियां हैं जिनके अंदर हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने एक सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक उसी प्रकार ये दार्शनिक संख्या प्रणाली है। अब इस दार्शनिक संख्या प्रणाली को, इस संख्या प्रणाली को दार्शनिक संख्या प्रणाली क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि इसमें हम जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए जो हम संकेत यूज करते हैं, जो नोटेशन यूज करते हैं, उनकी संख्या होती है 10। उनकी संख्या क्या होती है? 10। और उन्हीं 10 संकेतों के आधार पे इस संख्या प्रणाली के अंतर्गत सभी संख्याओं को हम रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करने में सक्षम हो पाते हैं। अब सवाल ये है कि वो 10 संकेत कौन से हैं? तो निश्चित रूप से हम सभी उन 10 संकेतों से परिचित हैं। वो संकेत हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही वो 10 संकेत हैं जिनका प्रयोग करके हम दार्शनिक संख्या प्रणाली में संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बात, यदि हम थोड़ी सी और बात को समझें, तो ये जो 10 संकेत हैं, इनको ही हम अंक कहते हैं। इन 10 संकेतों को ही हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और इन्हीं अंकों के आधार पे दार्शनिक संख्या प्रणाली में संख्याओं को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछा जाए कि बताइए कि इन 10 अंकों में वह अंक कौन सा है जिसकी वैल्यू यानी जिसका मान सबसे छोटा है, और वह अंक कौन सा है जिसका मान सबसे बड़ा है? तो निश्चित रूप से आप समझते हैं कि ये 0 एक ऐसा अंक है जिसका मान सबसे छोटा है, और इसका ये डिजिट 9, ये अंक 9 जिसका मान सबसे क्या है? बड़ा है। अब यहाँ पे एक और बात हमें समझने की आवश्यकता है कि ये जो 10 के 10 डिजिट हैं, यानी कि जो अंक हैं, ये अपने आप में अंक होते हुए भी, ये अपने आप में अंक होते हुए भी संख्या है। ये अंक भी हैं और क्या है? संख्या है। इन सभी को हम एक अंकीय संख्या के नाम से जानते हैं। कौन सी संख्या? एक अंकीय। ध्यान रखिए, एक अंकीय संख्या। ठीक, तो यहाँ पे एक और सवाल बनेगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब चूँकि दार्शनिक संख्या प्रणाली में जो भी संख्याओं का निर्माण होगा, जिन संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, वो इन्हीं 10 अंकों के आधार पे होगा। तो अब हमारे सामने ये सवाल है, यहाँ पे समझने की बात करते हैं कि ये नंबर्स, अब ये चूँकि ये जो 10 डिजिट हैं, ये अपने आप में भी क्या हैं? नंबर्स हैं। इसी प्रकार से जो नंबर्स हैं वो 1 डिजिट के भी होते हैं, जैसे एक अंकीय संख्या हो गई, 2 डिजिट के भी होते हैं, 3 डिजिट के भी नंबर्स होते हैं। इस प्रकार से आप जितना डिजिट लगाना चाहो उतना डिजिट लगा करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर, जब हम नंबर्स की बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो बहुत प्रकार के नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने इस डिस्कशन को कुछ नंबरों तक ही रखने की कोशिश करेंगे, कुछ नंबरों तक ही रखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो हम नंबर लेने वाले हैं, जो
जिस नंबर या जिस संख्या की बात करने वाले हैं वह अपनी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं यानी कि अब समझना है कि ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। तो अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं, कैसी होती हैं, ये संख्याएं कैसी दिखती हैं, इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि हम समझें। पूर्ण संख्या को समझने से पहले हमें प्राकृतिक संख्याएं के बारे में समझना चाहिए। और जब आप प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तो आप पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो यहाँ पे हम प्राकृतिक संख्या को एक और नाम से जानते हैं। इसकी इंग्लिश तो होती है नेचुरल नंबर, लेकिन एक और नाम से जानते हैं इन्हें काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि काउंटिंग का मतलब होता है गणना। अब इन्हें गणना वाली संख्याएं कहा जाता है, यानी वे संख्याएं जो गणना के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। वे संख्याएं जो गणना के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम काउंटिंग नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो यदि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको काउंट करना है, मान लीजिए किसी फील्ड में बहुत सारे खिलाड़ी हैं और मैं पूछूं कि जाओ काउंट करके आओ, तो आप कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी प्रकार से डॉट डॉट और भी बहुत सारे। ठीक, क्योंकि आप जितने लोग होंगे उतना आपको आगे की तरफ काउंटिंग करना है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, अच्छा आप समझ गए कि ये काउंटिंग नंबर है। मैं आपसे पूछूं कि बताइए, यहाँ पे एक और बात समझिएगा कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1/2 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, ठीक उसी प्रकार पूछा जा सकता है कि 0.5 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। उसी प्रकार यह भी पूछा जा सकता है कि √2 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। तो अब इनको चेक करने के लिए बस ये देखना है कि क्या हम 0.5 से काउंटिंग करते हैं, क्या 1/2 से काउंटिंग करते हैं, क्या √2 से काउंटिंग करते हैं। तो आपका जवाब होगा कि हम इनसे कभी नहीं काउंटिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे किसी क्लास में आप गए हैं और बच्चों को काउंटिंग कर रहे हैं तो कह रहे हैं 1 2 3 3.5 4.5, ऐसा नहीं कहते हैं। यानी कि इस प्रकार की जो संख्याएं होती है काउंटिंग नहीं होती, काउंटिंग नंबर नहीं होती हैं। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन्हें ही हम कहते हैं काउंटिंग नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या न हो, वो कभी इसके बारे में कहीं किसी क्लास में नहीं गया हो, फिर भी वो जानता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास इनका ज्ञान होता है, यानी सभी को लगभग काउंटिंग आती है। इसका मतलब कि ये नेचर से ही सबको मिला है, इसलिए ये क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं। अब एक छोटा सा सवाल यहाँ पे बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। अब बात करी जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, क्या कहा आपने? जी बिल्कुल, कोई बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो, क्योंकि अगर आप 11 कहेंगे तो मैं 12 कहूँगा, आप 1000 कहेंगे तो मैं कहूँगा कि 1001। कहने का क्या मतलब है कि चूंकि प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर है तो काउंटिंग का तो कोई इंड नहीं है, और जब काउंटिंग का कोई इंड नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या
क्या है। अब यहाँ पे चूँकि हमें समझना है, हमको मेन रूप से बात करनी है पूर्ण संख्याओं से आधारित कुछ कॉन्सेप्ट की। तो अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो बस ये समझिए कि प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में यदि आप जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में यदि आप जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप बनता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो समझ में आपको आ रहा होगा। यहाँ पे फिर वही सवाल कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। फिर सवाल पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो क्या सवाल का उत्तर होगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। ठीक, तो आप समझ गए कि पूर्ण संख्या क्या है, यानी कि जीरो भी है, 1 2 3 4 5, यानी कि जीरो और प्लस प्राकृतिक संख्याएं का जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। अब बात करते हैं, चूंकि आप समझ गए पूर्ण संख्या कॉन्सेप्ट हमारा जो आधारित है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे, हम नंबर्स की बात करेंगे, और ये जो हमारा जो नंबर्स है या नंबर से बनने वाले जो सवाल हैं, नंबर से बनने वाले जो सवाल हैं उनकी बात करेंगे। और यहाँ पे हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं वह हमारा नंबर है पूर्ण संख्या। यानी कि जब भी इस पूरे चैप्टर में बात करी जाए नंबर्स की, तो आपको क्या समझ के रखना है कि हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स की। ठीक, अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है, एक नंबर, मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर n है। समझना ये है कि अगर एग्जामिनर को इससे कोई सवाल बनाना है तो वह किस प्रकार का सवाल बनाएगा। ठीक, इसके लिए मैं आप पे ही छोड़ता हूँ कि मान लीजिए आपको एक नंबर दिया जाता है, मान लीजिए कि आपको एक नंबर 5 दिया गया, और मान लीजिए कि वो किसी चीज़ पे छपा है और आप अपने हथेली में ये नंबर 5 को मुट्ठी में बंद किए हुए हैं और अपने दोस्त को एक पहेली बुझा रहे हैं। अपने दोस्त को क्या बुझा रहे हैं आप, एक पहेली। एक दोस्त अपने दोस्त को एक पहेली बुझा रहे हैं और आप उससे ये जानना चाहते हैं कि बताइए मेरे मुट्ठी में कौन सा नंबर है। आप क्या करते हैं पहेली बुझाने के लिए, कहते हैं कि मेरे मुट्ठी में जो नंबर है उसका 5 गुना, मेरे मुट्ठी में जो नंबर है उसका 5 गुना, यानी उसके 5 गुने में 10 जोड़ने पर, 5 गुने में क्या कहते हैं, 10 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। 35 प्राप्त होता है और अपने दोस्त से पूछते हैं बताइए मेरे मुट्ठी में नंबर क्या है, बताइए मेरे मुट्ठी में नंबर क्या है। दोस्त से आपने सिर्फ ये बात कही है। ठीक है, तो आपने एक नंबर पकड़ा और एक पहेली आपने बनाई और यही पहेली मैथमेटिक्स में क्या हो जाएगा, आपका सवाल हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं ये कहूँ कि इसी नंबर को आप हथेली में पकड़े रहिए तो इस प्रकार की बहुत सारी पहेलियों का आप निर्माण कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस प्रकार की ज़िंदगी भर बैठ के सिर्फ इस 5 नंबर को मुट्ठी में पकड़ के ज़िंदगी भर चाहें तो अनेकों प्रकार की पहेलियों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें आप कर क्या रहे हैं, इस नंबर के साथ कुछ शर्त लगा दे रहे हैं। जो आपने यहाँ पे ये शर्त लगा दी और इन शर्तों को ही अपने दोस्त को सुनाया और जानना चाहा कि आपके हथेली में क्या नंबर है। ठीक यही कहानी मैथमेटिक्स में हमारे परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनर करता है। वह भी क्या करता है कि उसके पास एक नंबर होता है और वह
इस नंबर पे कुछ कंडीशंस अप्लाई करता है, कुछ कंडीशंस को अप्लाई करता है और हमसे जानना चाहता है, कुछ पूछता भी है। और ये कंडीशंस अप्लाई करता है तो अब समझना है कि वह ये जो नंबर है इस पे किस तरह की कैसी कैसी कंडीशंस को अप्लाई कर सकता है। तो आपके पास मैथमेटिक्स में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस है और माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और क्या है, डिवीजन है। साथ ही साथ इज ग्रेटर, इज लेस, इज ग्रेटर आर इक्वल, इज लेस आर इक्वल, और ये कुछ सिंबल है, इज इक्वल टू। इन मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रयोग करता है कंडीशन को बनाने में। इन सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करता है क्या करने में, कंडीशन बनाने में। और वो जितना कॉम्प्लेक्स कंडीशन या इजी कंडीशन बनाना चाहता है बना सकता है। और ये कंडीशन आपको वो क्या कर देता है, आपके प्रश्न में प्रोवाइड कर देता है और आपसे जो पूछना चाहता है इस नंबर से रिलेटेड वही वो पूछ लेता है। ठीक, अब यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि इन कंडीशंस का इस तरह से वो इस्तेमाल करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और इन सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रयोग करके वो कंडीशंस बनाता है और फिर आपसे इस नंबर से संबंधित वो कोई भी एक तथ्य आपसे पूछ लेता है। ठीक, अब जब वह इस तरह का कोई भी तथ्य पूछता है तो आपको इस नंबर से रिलेटेड वो तथ्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप इन कंडीशंस को यदि समझते हैं, इन दिए हुए कंडीशंस को समझते हैं तो फिर उन कंडीशन के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करते हुए इस नंबर से रिलेटेड प्रश्न यानी कि जो तथ्य उसने पूछा है उसका आप जवाब देने में सक्षम हो पाते हैं। मेरी बात आपको कुछ समझ में आ रही होगी। एक तो बात यह है, अब यहाँ पे जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं ये जो नंबर हो सकता है कि ये 1 डिजिट का लिया हो, ये नंबर हो सकता है कि 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, या ऐसे ही बहुत सारा ये नंबर ले सकता है। एक तो कंडीशन ये है कि वो कोई एक नंबर लेगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, और उस पर अनेकों प्रकार की कंडीशन अप्लाई करेगा और कंडीशन बनाने में इनकी मदद लेगा और फिर आपसे कोई इस नंबर से रिलेटेड सवाल पूछेगा, कोई बात पूछ लेगा। एक कंडीशन ये है। हो सकता है कि वह एक नंबर न लेकर के 2 नंबर ले और 2 नंबरों को ध्यान में रख के उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई करे, इन मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करके, और तब आपसे कोई उन 2 नंबरों से संबंधित कोई तथ्य पूछ ले। या हो सकता है कि वो 3 नंबर लें, हो सकता है कि वो 4 नंबर ले करके उस पर अनेकों प्रकार की कंडीशन अप्लाई करे और उन नंबरों से संबंधित कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ ले। तो नंबरों के साथ एग्जामिनर कुछ इस तरह से खेलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल इसके साथ आप जुड़े रहिए, ये शुरुआत है। धीरे धीरे इन्हीं छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग के बल पे जो सवाल बनते हैं उनको हम समझेंगे, और यकीन मानिए एक समय ऐसा आएगा कि आप सवाल को देख के समझ जाएंगे कि एग्जामिनर ने क्या सोच के ये सवाल बनाया है। और जब आप उसकी सोच के पास पहुंच जाएंगे तो वैसे सवालों का आंसर लाना भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपने उसकी सोच को पकड़ा है। ठीक, अब यहाँ पे
अब ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, तो आइए कुछ नंबर पकड़ते हैं और उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ बनता है, क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो ये छोटे से कंसेप्ट की बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास मैं आपको देता हूँ एक नंबर 7, आपको नंबर मिल गया 7 और आप इस पे अनेकों प्रकार की कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये अप्लाई करते हैं कि मान लीजिए कि इसमें 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एग्जामिनर यही करता है, एक नंबर से रिलेटेड अगर सवाल बनाना है उसको, तो मान लीजिए एक नंबर पकड़ लेगा और उस पर इस तरह की बहुत सारे कंडीशन अप्लाई करेगा और फिर आपसे कुछ पूछेगा। देखते हैं इसमें, तो इसमें आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 35। ये आप इस नंबर के साथ कंडीशन बना रहे हैं। फिर मैंने कहा कि चलो इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 49, बिल्कुल। और ये दो कंडीशन आप अपने माइंड में रखे हुए हैं, यह कंडीशन भी और यह कंडीशन भी। नंबर तो आपका यही है। अब यहाँ से एक और कंडीशन यदि आप निकालना चाहें तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए, या इन दोनों को जोड़ के भी आप देख सकते हैं। तो यदि आप इनका अंतर देखते हैं तो आप कहते हैं कि 14 आता है। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे बनेगा। एक छोटा सा सवाल इस कंडीशन पे बनाते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एग्जामिनर कुछ सवाल ऐसे बनाता है कि किसी संख्या का 7 गुना, क्या कहेगा, किसी संख्या का 7 गुना उसके 5 गुने से कहेगा 14 अधिक है। क्या है 14 अधिक है। ये तो कंडीशन दे दिया। देखो, एक तो कहा किसी संख्या में पता नहीं है, कंडीशन क्या बना दिया 7 गुना से उसके 5 गुने से 14 अधिक है। और यहाँ पे आपसे पूछ लेगा वह संख्या बताइए। बन गया ना सवाल, बना कि नहीं बना। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे अपने माइंड में ये कंडीशन बनाया था और उन्हीं कंडीशनों को यहाँ किसी संख्या, यानी ये जो संख्या उसने अपने दिमाग में रखा था, इसको क्या कह दिया किसी संख्या। इस संख्या को अभी ये हाइड करके रखा है। ठीक, और यहाँ पे क्या कहा है कि उस संख्या का 7 गुना, ये एक कंडीशन जोड़ दिया। फिर क्या कहा कि उसके 5 गुने से 14 अधिक है, ये एक और कंडीशन जोड़ दिया। और आपसे अब ये वो संख्या पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कर सकता है कि वह संख्या बताइए के जगह पे कह देता कि उस संख्या का, यह भी कह सकता था उस संख्या का 5, उस संख्या का क्या कहेगा 5 गुना, ऐसा कह सकता है उस संख्या का 5 गुना। आंसर में लाना है कि उस संख्या का 5 गुना क्या है। तो यहाँ पे जो मोटे तौर पे आज मैं आपको ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि जो एग्जामिनर होता है अपने एग्जाम का, वो अगर संख्या से रिलेटेड सवाल बनाता है तो क्या करता है, वो चाहे तो कोई एक नंबर पकड़ ले, वो चाहे तो कोई 2 नंबर पकड़ ले, वो चाहे तो कोई 3 नंबर पकड़ लें, और वो चाहे तो 1 अंक का नंबर पकड़े, वो चाहे तो 2 अंक का, वो चाहे तो 3 अंक का। अब वो इसके साथ क्या करेगा कि इसके साथ बहुत सारे कंडीशन अप्लाई करेगा और फिर इन संख्याओं से संबंधित कोई बात पूछ लेगा। इसी तरह से ये सवाल बनाए जाते हैं।
जैसा कि आप इस पूरे डिस्कशन में यहाँ पे समझने की कोशिश किए हैं, यहाँ पे ठीक है, कि ये एक आपका ये नंबर है, ठीक, और ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इस नंबर पे बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, और ये कंडीशन बनाने में जो सहयोग लिया जा रहा है, इन कंडीशनों को बनाने में जो सहयोग लिया जा रहा है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इज ग्रेटर, इज लेस हैं, इन सभी का प्रयोग करके अब एग्जामिनर यदि चाहें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बना सकता है, और कंडीशन जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, सवाल उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसका कठिनाई स्तर भी उतना ही बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एग्जामिनर के इस दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किए होंगे और समझे भी होंगे। धीरे धीरे ही सही मैं आपको एक ऐसे दृष्टिकोण के तरफ लेके जाना चाहता हूँ जहाँ से आप सवाल को देखें और डायरेक्ट आपके माइंड में ये बात आ जाए कि एग्जामिनर ने क्या सोच के सवाल बनाया है, और जिस दिन इस तरह की स्किल डेवलप होने लगेगी, उसका 10% या 20% भी डेवलप हो जाए, तो यकीन मानिए सवाल को देखते ही आंसर आएंगे, और हमें सवाल को सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत होगी। क्या करना होगा, सिर्फ सवाल देखिए, ऑप्शन देखिए, और आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो आप समझ पा रहे हो कि इन कंडीशन का क्या महत्व है, और किस तरह से एग्जामिनर यदि नंबर पे सवाल बनाना चाहता है तो कैसे बनाएगा। आगे के सेशन में हम लोग एक एक बातों को समझेंगे, एक एक बारीकियों को समझेंगे, और इसमें पेशेंट रखना है आपको। कोई मतलब घबराहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ पढ़ने की चीज़ नहीं है, मैथ पढ़ने की चीज़ नहीं है, मैथ सीखने की चीज़ है, और सीखने में जब चीज़ों को आप सीखते हैं तो थोड़ा समय लगता है, और सीखने के लिए समझना ज़रूरी है, और समझने के बाद जब आप समझते हैं तो उसका अप्लाई भी करें। ठीक, तो आज मैं आपको इस सेशन को यहीं छोड़े जाता हूँ। कुछ आपको गृह कार्य यानी होमवर्क देता हूँ कि आप अपने से कोई भी नंबर 1 डिजिट का, 2 डिजिट का एक नंबर उठाइए, उस पे अनेकों प्रकार की कंडीशन को अप्लाई कीजिए, प्लस माइनस डिवीजन का प्रयोग करके, और फिर उससे रिलेटेड कुछ सवाल निकालिए, कुछ पहेलियाँ बनाइए, छोटे छोटे नंबरों को उठाइए और इस तरह से कुछ सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर सवाल डेवलप करने की भी एक स्किल आएगी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बेहतरीन होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसा करेंगे, मिलेंगे आपको यहीं छोड़े चलता हूँ, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सेशन में मैं आपको बता दूं कि एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और क्या है वो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ये है वो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। इसको बेहतरीन तरीके से अगले सेशन में समझेंगे, और समझेंगे कि इस एक्सप्रेशन या इस इक्वेशन की सहायता लेकर के एग्जामिनर इसके साथ नंबर को कैसे अप्लाई करता है, और हमारे एग्जाम में इन दोनों को मिक्स करके किस तरह के सवाल बनाता है। तो अगले सेशन में आप ज़रूर शामिल हों और समझें कि किस तरह से सवाल बनते हैं और कैसे सवाल दिखते हैं और उनको किस तरह से हमें हैंडल करना है। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।